हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 11 में। दोस्तों हम लोग देख रहे हैं एसएससी जीडी एग्जाम 2023 के लिए सेट प्रैक्टिस। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग जीके, जीएस और मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स का सेट नंबर 20 का। इससे पहले दोस्तों हम लोग हिंदी का भी 20 सेट कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कुल मिलाकर 40 वीडियो 40 सेट प्रैक्टिस आपको दोस्तों कुल 2 बार देख के जाना है पेपर से पहले। जैसा कि आपको पता है कि 10 जनवरी से आपका पेपर शुरू हो रहा है, तो 10 जनवरी से पहले आपको 2 बार पूरे प्लेलिस्ट जो बना हुआ है एसएससी जीडी सेट प्रैक्टिस का, उसको 2 बार तो कंप्लीट करके ही पेपर में बैठना है। दोस्तों अगर आपको पीडीएफ लेना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। उस पर क्लिक करेंगे, सीधे आप चले जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ ज्वाइन करके पीडीएफ को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों बात करें कि एग्ज़ाम एनालिसिस, तो उसके लिए भी आप लोग तैयार रहें। 10 जनवरी से आपका एग्जाम एनालिसिस भी होगा, और जो भी स्टूडेंट 10 जनवरी का पेपर देने वाले हैं वो थोड़ा मेरे से कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। टेलीग्राम पे मुझे मैसेज करेंगे जिनका भी 10 तारीख को पेपर है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से दोस्तों। और उससे पहले अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि आने वाला 1 महीना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेंगे। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे पहला सवाल है कि इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक इनमें से किसने लिखी है। दोस्तों 5 सेकंड का समय मिलेगा, आप फटाफट कॉपी पर उत्तर करते चलेंगे, ठीक है, या फिर कमेंट बॉक्स में उत्तर करेंगे। और जैसे ही वीडियो समाप्त होगा तो आपके कितने प्रश्न राइट हुए और कितने प्रश्न रॉन्ग हुए ये भी बता देना है कमेंट बॉक्स में। और वीडियो के दौरान मैं आपसे जो सवाल पूछता हूँ वीडियो को उसी समय रोक लीजिए और उसके बाद उत्तर दीजिए, फिर वीडियो को आगे देखते चले जाइए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक जो है दोस्तों, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई है। बात करते हैं महात्मा गांधी के द्वारा कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तक जो लिखी गई थी, जैसा कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, यंग इंडिया, हरिजन, ये सारे महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। बात करते हैं दोस्तों लाला लाजपत राय का, तो इन्होंने लिखा था अनहैप्पी इंडिया। कौन सी पुस्तक लाला लाजपत राय द्वारा लिखी गई थी? अनहैप्पी इंडिया। ऑप्शन सी का तो बात कर चुके हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि इंडिया डिवाइडेड पुस्तक लिखे हैं। ऑप्शन डी में है आपका मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इनके द्वारा दोस्तों लिखा गया था इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक लिखा गया था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। आप लोग के लिए एक प्यारा सा सवाल है, द लाइफ डिवाइन किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? दोस्तों ऐसे सवाल आपके पेपर में पूछे जाते हैं, चाहे आप कोई भी पेपर दें, किसी भी एग्जाम का परीक्षा दें, उसमें ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो ध्यान रखेंगे, राज्यसभा सदस्य बनने के लिए दोस्तों न्यूनतम आयु होना चाहिए 30 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है 30 वर्ष, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से जानने का कोशिश करते हैं। जैसे दोस्तों आप लोग राष्ट्रपति, उनका न्यूनतम आयु सीमा क्या होता है? तो याद रखेंगे राष्ट्रपति का 35 वर्ष होता है। उपराष्ट्रपति का बात करें तो इनका भी 35 वर्ष होता है। सांसद लोकसभा का अगर बनना है तो 25 वर्ष होना अनिवार्य है, न्यूनतम उम्र सीमा। सांसद अगर राज्यसभा का कोई है तो उसका 30 वर्ष होना अनिवार्य है, न्यूनतम सीमा। और विधान परिषद की बात करें दोस्तों तो इसका भी 30 वर्ष होता है। आप लोग ये सारे पॉइंट को याद रखेंगे। आइए बात करते हैं अब अगले सवाल। सामान्य तौर पर जब एक विद्युत संवाहक के तापमान में वृद्धि होती है तो इसका प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए में है बढ़ता है, ऑप्शन बी घटता है, ऑप्शन सी बराबर रहता है और ऑप्शन डी तेजी से घट जाता है। तो देखिए दोस्तों यह जो प्रश्न है वो आपके साइंस से है और काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल भी है। तो ध्यान रखेंगे कि सामान्य तौर पर जब एक विद्युत संवाहक के तापमान में अगर वृद्धि करते हैं तो इसका प्रतिरोध जो है घट जाएगा। यानी अगर तापमान बढ़ता है तो प्रतिरोध घटता है। किसका? अगर वो जो संवाहक विद्युत है वो क्या होना चाहिए दोस्तों? तार जो है उसका धातु का बना होना चाहिए। किसका दोस्तों? धातु का अगर है तो अगर उसमें तापमान को वृद्धि करेंगे तो उसका प्रतिरोध जो है बढ़ता जाएगा। दूसरी तरफ बात करें दोस्तों अधातु का अगर तार है, किसका? अधातु का, अगर इसमें आप तापमान का वृद्धि करते हैं तो प्रतिरोध इसका क्या होगा? घट जाएगा। और तीसरा होता है दोस्तों, तीसरा आपका होता है अर्धचालक। कौन सा दोस्तों? अर्धचालक। अगर इसमें भी अगर आपने तापमान को वृद्धि किया तो इसका भी प्रतिरोध क्या होगा?
घट जाएगा, याद रखेंगे। आइए बात करते हैं अब अगले सवाल का। सवाल है, यदि दो प्रतिरोध समानांतर जुड़े हुए हैं तब इनका संयुक्त प्रतिरोध क्या होगा? ऑप्शन ए है अधिक होगा, ऑप्शन बी कम होगा, ऑप्शन सी वोल्टेज पर निर्भर करेगा और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कम होगा। यदि दो प्रतिरोध समानांतर जुड़े हुए हैं तब इनका संयुक्त प्रतिरोध क्या होगा? कम होगा। आइए थोड़ा यहाँ दो इम्पोर्टेंट पॉइंट बनते हैं, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, समानांतर क्रम यानी पैरेलल फार्मूला आप लोग इसका ध्यान रखेंगे किस रूप से सजाते हैं। देखिए, जब भी अगर पैरेलल की बात करें, समानांतर की बात करें, तो ऐसे होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। आगे भी अगर है तो उसको भी लिखते चले जाएंगे। ये क्या है? समानांतर क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोध हैं। दूसरा होता है दोस्तों श्रेणी क्रम में यानी सीरीज में। उसको कैसे लिखते हैं? तो सिंपल दोस्तों, प्रतिरोध को जोड़ देते हैं। जितने भी प्रतिरोध दिए रहते हैं उनको क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। तो R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट डॉट, ये होता है श्रेणी क्रम। ये दोनों बात आप लोग ध्यान में रखेंगे। आइए बात करते हैं अब अगले सवाल का। विद्युत मोटर रूपांतरित करता है, यानी जो विद्युत मोटर होता है दोस्तों, वो किसको रूपांतरित करता है, किसके रूप में? ऐसा सवाल आपके सामने है। ऑप्शन ए में लिखा गया है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन बी में है यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, ऑप्शन सी में है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है विद्युत मोटर। याद रखेंगे दोस्तों, विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। आइए कुछ और उपकरण के बारे में जानते हैं जो कि ऊर्जा का रूपांतरण करते हैं। जैसा कि आप लोग को पता है, डायनेमो का नाम आप लोग सुने होंगे। डायनेमो के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, यह यांत्रिक ऊर्जा को दोस्तों विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। कौन? डायनेमो। अगला अगर इम्पोर्टेंट की बात करें तो वह है आपका लाउड स्पीकर, जो कि हमेशा हम लोग यूज़ करते हैं लाउड स्पीकर का। देखिए, यह विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है, कौन? लाउड स्पीकर। एक होता है विद्युत सेल यानी बैटरी जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। यह रासायनिक ऊर्जा को दोस्तों विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। कौन? विद्युत सेल। आइए बात करते हैं अब अगले सवाल का। भारत का पूर्वी तट किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए कोंकण तट, ऑप्शन बी मालाबार तट, ऑप्शन सी दीघा तट और ऑप्शन डी कोरोमंडल तट। तो दोस्तों भारत का पूर्वी समुद्री तट को किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखेंगे कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है भारत का पूर्वी समुद्री तट को। आइए बात करते हैं हम लोग एक एक ऑप्शन के बारे में। आपको दिख रहा होगा कोंकण तट। देखिए दोस्तों, यह भारत का पश्चिमी तट है। कोंकण तट जो है भारत का सबसे पश्चिमी तट है और जो गुजरात से गोवा तक फैला हुआ है। यह भी आपको याद रखना है कोंकण तट के बारे में। मालाबार तट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। यह मंगलौर से दोस्तों कन्याकुमारी तक विस्तृत है। ये आपको ध्यान रखना है, मंगलौर से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है मालाबार तट। कोरोमंडल तट के बारे में तो हम लोग बात कर चुके हैं। अब आइए बात करते हैं दोस्तों अगले सवाल का। भारत की पश्चिम से पूर्व की दूरी लगभग कितनी किलोमीटर है? यानी दोस्तों कि पश्चिम से लेकर पूर्व तक की दूरी जो है भारत की कितनी है? तो ध्यान रखेंगे 2900 किलोमीटर है। आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है 2900 किलोमीटर? तो ऑप्शन नंबर बी में। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 2900 किलोमीटर का दूरी है पश्चिम से लेकर पूर्व के बीच। आइए बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों। अगर आपसे पेपर में पूछ ले उत्तर से दक्षिण तक की दूरी, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों वो हो जाएगा आपका 3214 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण तक की दूरी। आइए कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट जानते हैं। जैसे भारत के सबसे लंबी जो है स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ साझा करता है और इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों? तो 4096.7 किलोमीटर ये जो है बांग्लादेश के साथ सीमा साझा भारत करता है। और भारत सबसे छोटी सीमा साझा किस देश से करता है? तो अफगानिस्तान के साथ साझा करता है दोस्तों। मात्र 106 किलोमीटर भारत जो है अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। आइए बात करते हैं अब अगले सवाल का। भारत में बेरोजगारी की समस्या का कारण क्या है? देखिए दोस्तों, भारत जो है एक विकासशील देश है, तो आप लोग को ध्यान रखना है कि एक विकासशील देश में कौन कौन सी समस्या हो सकती है बेरोजगारी का। तो ऑप्शन ए में दिख रहा है कि शिक्षा का अव्यवस्थित विकास एवं व्यावसायिक शिक्षा का अभाव, ये भी सही है। आर्थिक विकास की धीमी गति, बिल्कुल ये भी सही है। रोजगार सृजन के कार्यक्रमों की प्रभावहीनता, ये भी सही है।
उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से सभी। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। तो भारत में बेरोजगारी की समस्या, ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है और ऑप्शन सी भी है, इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए बात करते हैं अब अगले सवाल का। किस घटक ने भारत के विदेशी मुद्रा भंडार की वृद्धि में प्रमुख योगदान दिया? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। तो रुपए का अवमूल्यन, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश, रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता, ये जो है दोस्तों ये तीनों जो है ना विदेशी मुद्रा भंडार की वृद्धि में प्रमुख योगदान देता है भारत के। आइए बात करते हैं अब अगले सवाल का। वैसे आपको पता है दोस्तों कि जो आरबीआई होता है, विदेशी मुद्रा भंडार का पूर्ण नियंत्रण किसके पास रहता है? तो आरबीआई के द्वारा रहता है और यह प्रश्न पूछा भी जाता है, ठीक है, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आइए बात करते हैं अब अगले सवाल का। सवाल है सिरका किसका जलीय विलयन है? ऑप्शन ए है एसिटिक अम्ल, ऑप्शन बी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन सी नींबू अम्ल और ऑप्शन डी ऑक्जेलिक अम्ल। तो दोस्तों देखिए ध्यान रखेंगे कि सिरका जो है एसिटिक अम्ल का एक जलीय विलयन होता है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा एसिटिक अम्ल। बात करते हैं दोस्तों नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो ध्यान रखेंगे टमाटर में पाया जाता है, ठीक। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? तो HCl होता है। और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप लोग इमली खाए हैं, उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। संतरा भी आप लोग खाए हैं, संतरा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। नींबू में भी सिट्रिक अम्ल पाया जाता था। अचार में दोस्तों, अचार में एसिटिक अम्ल होता है जो आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। और सेव में दोस्तों मैलिक अम्ल पाया जाता है, ये आप लोग को ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लेंगे कॉपी में। अगला सवाल है महात्मा गांधी ने अपने राजनीतिक गुरु के रूप में किसका उल्लेख किया था? ऑप्शन ए है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक और ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। तो महात्मा गांधी ने अपने राजनीतिक गुरु के रूप में गोपाल कृष्ण गोखले का उल्लेख किया था, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और बात करें दोस्तों कि गांधी जी के नेतृत्व में भारत का पहला आंदोलन कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था। और यह प्रश्न तो मैं बार बार बता देता हूँ हर एक सेट प्रैक्टिस में। और कहाँ हुआ था? तो चंपारण में हुआ था दोस्तों। किस लिए हुआ था? तो नील की खेती को लेकर हुआ था, ठीक है। आइए बात करते हैं अब अगले सवाल का। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बैडमिंटन के खेल में प्रयोग होता है? ऑप्शन ए है हुप्स, ऑप्शन बी टी, ऑप्शन सी ड्रॉप शॉट, ऑप्शन डी डबल ड्रॉप। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डबल ड्रॉप। तो दोस्तों बैडमिंटन से संबंधित है, डबल ड्रॉप शब्द याद रखेंगे। और भी कुछ बैडमिंटन वाला बता देते हैं जिससे आपको रिवीजन हो जाए। तो याद रखेंगे स्मैश, बैडमिंटन में इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। रैली, ठीक है। और बात करते हैं दोस्तों ड्यूस, इंपॉर्टेंट है दोस्तों ड्यूस, ये आपके पेपर में सवाल पूछा जाता है। ड्यूस शब्द जो है बैडमिंटन में इस्तेमाल किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। पोलो के मैं बार बार इसलिए बताता हूँ कि यहाँ से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं पोलो खेल से। तो याद रखेंगे एक तो बंकर हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा दोस्तों चक्कर, और तीसरा आपका हो जाएगा मैलेट। ये भी आपको याद रखना है, पोलो से संबंधित ये शब्द है। अगला सवाल, महमूद गजनवी द्वारा सोमनाथ पर आक्रमण के समय वहां का शासक निम्नलिखित में से कौन सा था? ऑप्शन है भीमदेव, ऑप्शन बी पराशर देव, ऑप्शन सी उपेंद्र देव, ऑप्शन डी है रतन देव। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए भीमदेव। तो महमूद गजनवी द्वारा जब सोमनाथ पर आक्रमण किया गया था तो उस समय भीमदेव जो था वहाँ का शासक था, याद रखेंगे। और महमूद गजनवी द्वारा 17 बार भारत पे आक्रमण किया गया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सोमनाथ मंदिर जो है दोस्तों किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात राज्य में स्थित है सोमनाथ मंदिर, और ये शिव भगवान के लिए मंदिर है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आइए बात करते हैं अब अगले सवाल का। सवाल है नोबेल पुरस्कार और ऑस्कर पुरस्कार दोनों जीतने वाले व्यक्ति कौन थे? तो दोस्तों हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ और बॉब डिलन को ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था। आइए इन दोनों के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, देखिए दोस्तों 1925 में इनको साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया, और 1939 में दोस्तों इनको ऑस्कर पुरस्कार भी दिया गया था। बॉब डिलन
बॉब डिलन के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दोस्तों इनको, ये अमेरिकी गायक थे, ये तो आपको पता है। और वंडर वाइज के लिए इनको 2000 ईस्वी में क्या दिया गया था, ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था। और 2016 में इनको नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में इनको भी दिया गया है, ये भी आपको याद रखना है। अगला सवाल देख लेते हैं। सनातन मंदिर सांस्कृतिक केंद्र में सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया गया है? ऑप्शन ए है बांग्लादेश, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी ब्राज़ील और ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। दोस्तों करंट अफेयर्स का ये सवाल है, ध्यान रखेंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो कनाडा में दोस्तों सनातन मंदिर सांस्कृतिक केंद्र में सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया गया है, कनाडा देश में। अगला सवाल है, किस राज्य ने पर्यटन के लिए बीच विजिल ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी गोवा और ऑप्शन डी ओडिशा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 36 का ऑप्शन नंबर सी, गोवा में। तो दोस्तों पर्यटन के लिए बीच विजिल ऐप लॉन्च किया है गोवा राज्य ने। नेक्स्ट, वर्ष 2022 से किस राज्य ने कृषि बजट पेश करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी झारखंड और ऑप्शन डी राजस्थान। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। तो 2022 में दोस्तों कृषि बजट पेश करने की घोषणा किया है राजस्थान राज्य ने, याद रखेंगे। आइए बात करते हैं अब अगले सवाल का। थोड़ा सा इस सवाल को हम लोग छोटा करेंगे। अब आपको दिख रहा होगा सवाल है कि 100 अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच जीतने वाली दुनिया की पहली क्रिकेट टीम कौन बनी है? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी पाकिस्तान और ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। तो दोस्तों याद रखेंगे 100 अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच जीतने वाला दुनिया का पहला क्रिकेट टीम बन गया है पाकिस्तान। याद रखेंगे दोस्तों, पाकिस्तान जो है 100 T20 अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच जीतने वाला पहला देश बन गया है पाकिस्तान। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है, दुनिया के पहले क्लोन किए गए जंगली आर्कटिक उल्फ का नाम क्या है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, माया। क्या नाम रखा गया है दोस्तों? माया नाम रखा गया है। दुनिया का पहला क्लोन किए गए जंगली आर्कटिक उल्फ का नाम क्या रखा गया है? माया रखा गया है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। आज का हमारा अंतिम सवाल है और इस सवाल का उत्तर आप करेंगे कहाँ? तो कमेंट बॉक्स में। सवाल है कि राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? ऑप्शन ए गुवाहाटी में, ऑप्शन बी बस्तर में, ऑप्शन सी भोपाल में और ऑप्शन डी चेन्नई में। तो आप लोग फटाफट दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर कर देंगे कमेंट बॉक्स में। और आपके कितने प्रश्न राइट हुए, कितने प्रश्न रॉन्ग हुए, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बता देना है। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों अब नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।